आइए खबरों की शुरुआत करें। बीता रविवार दुनिया के लिए एक ऐसी खबर लेकर आया जिससे लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि शायद हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हैं। अब तक तमाम सोर्सेज के जरिए आपके पास ये खबर पहुंची गई होगी कि ईरान ने पहली बार इजराइल पर डायरेक्ट हमला किया। वहीं इजराइल ने ईरान के 99% ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर दिया। हम बात करेंगे इजराइल के उस डिफेंस सिस्टम के बारे में जिससे वो ईरान के इस हमले का मुकाबला कर सका। साथ ही हम समझेंगे कि यूएन समेत दुनिया के देशों का इस पर क्या रुख है। साथ ही जानेंगे कि भारत समेत पूरी दुनिया पर हमले का क्या असर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि अभी तक इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर में उलझा हुआ ईरान अचानक से डायरेक्ट हमले पर उतरा क्यों। देखिए, पिछले साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। इसके रिस्पॉन्स में इजराइल गाजा में लगातार हमले कर रहा है। इसी कड़ी में इजराइल ने 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला किया था। इस हमले को ईरान ने अपनी संप्रभुता पर अटैक माना, जो कि है किसी दूसरे के देश में स्थित किसी कंट्री के एम्बेसी को टारगेट करना, उस कंट्री को चैलेंज करना ही है। अब इस हमले के रिस्पॉन्स में ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। ईरान ने कहा कि इस हमले को वियना कन्वेंशन के राइट टू डिफेंस के तहत किया गया है। यहां तक कि ईरान ने यह भी साफ किया कि हमले के कुछ घंटों पहले उसने यूएसए को इन्फॉर्म भी कर दिया था। यूएसए को इन्फॉर्म करना मतलब इजराइल को चेताना। इजराइल मिडिल ईस्ट में यूएसए का सबसे बड़ा सहयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार बताते हैं कि यह हमला ईरान के अस्तित्व के लिए किया गया है। देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे ताकतवर देश बनने का दावा करता है। साथ ही ईरान की तत्कालीन सरकार के खिलाफ लोकल लेवल पर भी विद्रोह होते रहते हैं। अब अगर ईरान अपने एम्बेसी पर हुए हमले का भी जवाब नहीं दे पाता तो सबसे ताकतवर देश होने का टैग क्या ही होता। ईरानी हुक्मरानों को अपने देश के लोगों और दुनिया को यह साबित करना था कि मिडिल ईस्ट में ईरान कितना ताकतवर है। कई बार विदेशी धरती पर हमला उस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत की धमक मनवाने के लिए किया जाता है। इजराइल पर डायरेक्ट हमला करके ईरान ने यही साबित किया है। जब हम डायरेक्ट हमला कह रहे हैं तो मतलब है कि ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर अटैक किया और इसकी जिम्मेदारी भी ली। देखिए, इजराइल और ईरान की दुश्मनी ईरान में शुरू हुई इस्लामिक क्रांति के वक्त से ही है। इस दुश्मनी की शुरुआत हुई जब ईरान ने फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करना शुरू किया। इस दुश्मनी को निभाने के लिए ईरान इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर का खेल खेलता है। इस खेल के लिए ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हमास, हिजबुल्लाह और हौती विद्रोही समूह शामिल हैं। इन ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है और ये अलग अलग देशों में बैठकर इजराइल पर अटैक करते हैं। हमास फिलिस्तीन में, हिजबुल्लाह लेबनान में और हौती यमन में बैठकर इजराइल को निशाना बनाते हैं। इन ग्रुप्स के जरिए होने वाले हमलों को ही प्रॉक्सी वॉर का नाम दिया जाता है। यमन स्थित हौती विद्रोहियों का समूह रेड सी में यूएसए और इजराइल के कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाते हैं। एक बार हौती समूह का आधिकारिक स्लोगन देख लीजिए, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, अ कर्स अपॉन द ज्यूज। 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए, लेकिन इजराइल ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि उसने 99% ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर दिया। दरअसल इजराइल एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम 3 डिफेंस सिस्टम्स पर बेस्ड है। इनमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम शामिल है। इजरायली डिफेंस सिस्टम का सेंटर पीस है आयरन डोम। इसे 2011 में सर्विस में लाया गया था। ये शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स और तोपों को रोकने का काम करता है। इजरायली डिफेंस सिस्टम की मिडिल लेयर है डेविड स्लिंग। ये लेयर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को रोकने का काम करती है। इसे 2017 में ऑपरेशनल किया गया है। इसके अलावा एरो 2 एंड 3 इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की टॉप लेयर फॉर्म करते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से हमला करने वाली मिसाइलों को टारगेट करता है। इस पूरे डिफेंस सिस्टम के बदौलत ही इजराइल ईरान के अटैक को 99% तक विफल कर पाया है। अब जानते हैं दुनिया का रुख क्या है। इस हमले के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई। इस दौरान यूएन के सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने साफ कहा कि दुनिया किसी भी नए युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकती। साथ ही दोनों देशों से तनाव को कम करने की बात कही गई है। यूएसए समेत दुनिया के तमाम देश भी इजराइल को रणनीतिक संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अगर इजराइल इस हमले को रिटेलिएट करता है यानी बदला लेता है तो तनाव और बढ़ेगा और स्थिति और ज्यादा खराब होगी। इस हमले का भारत और दुनिया पर क्या असर होगा? देखिए, भारत के इजराइल और ईरान दोनों से ही अच्छे संबंध है। इजराइल के साथ एक समझौते के तहत भारत के कई वर्कर्स
यहां ब्लू कॉलर जॉब करने के लिए गए हैं। तो ईरान के साथ भारत चाबहार पोर्ट परियोजना पर काम कर रहा है। भारत के लिए इजराइल और ईरान में बसे अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके इन दोनों देशों में नागरिकों को जाने से मना भी किया। इसके अलावा इस हमले से तेल की कीमतों में इजाफा होगा, जिसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। तेल की बढ़ती कीमतें दुनिया भर में महंगाई को बढ़ाती हैं। इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर होगा। इस हमले का भविष्य क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इजराइल कैसे रिएक्ट करता है। अगर इजराइल बदला लेने के लिए ईरान पर पलटवार करता है तो वाकई हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हैं। अगर इजराइल ऐसा नहीं करता, जिसकी संभावना डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा जताई जा रही है, तो एक वक्त के बाद नॉर्मलसी एक्सपेक्ट की जा सकती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने इजराइल और ईरान की दुश्मनी की जड़ें और गहरी कर दी हैं। चलिए आगे बढ़ें। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त की हाउस पार्टी में बेफिक्र होकर डांस कर रहे थे। उसी दौरान किसी ने आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब हो सकता है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या इंस्टा पर साझा करने में सहज हों, लेकिन अगर कोई इसी वीडियो को यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन या ऐसे ही किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर दे, अब इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली, एक तो ये आपसे बिना पूछे रिकॉर्ड और साझा किया गया है। दूसरा, शायद आप इसे सिर्फ अपने करीबी दोस्तों के साथ ही साझा करने में सहज हों। आप तमाम दुनिया को अपना ये बेफिक्री भरा डांस नहीं दिखाना चाहते हो। सोशल मीडिया की भाषा में इसे ही डॉक्सिंग कहा जाता है। डॉक्सिंग में किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को डिजिटली पब्लिक कर दिया जाता है। ये घटनाएं सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्सर्स आमतौर पर लोगों की बेहद निजी जानकारी जैसे फोन नंबर, घर का पता, प्राइवेट ईमेल आईडी जैसी सूचनाओं को पब्लिकली साझा कर देते हैं। अब डॉक्सर्स को लोगों की निजी जानकारी कैसे हासिल होती है? हैकिंग या किसी अन्य जरिए से। जैसे किसी दोस्त ने अपने किसी जान पहचान वाले का वीडियो या फोटो साझा कर दिया, तो डॉक्सर्स उसे पब्लिक प्रॉपर्टी बना देंगे। कुल मिलाकर किसी व्यक्ति की निजी या सेमी प्राइवेट जानकारी या ऐसी कोई भी जानकारी जो वो पब्लिक न करना चाहे, उन जानकारियों को बिना उसकी परमिशन के पब्लिक में साझा कर देना ही डॉक्सिंग है। अब मान लीजिए किसी के साथ ये घटना घटित हो ही गई है, तो उन्हें क्या करना होगा? इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस पोर्टल पर साइबर क्राइम से जुड़ी हर तरह की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। ये पोर्टल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। अब इसमें हर तरह की शिकायतों से मतलब है वे साइबर क्राइम से जुड़ी हों, यहां तक कि अगर साइबर क्राइम किसी विदेशी कंपनी या व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो भी इस पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये तो घटना घटित होने के बाद की प्रक्रिया है। सरकार के स्तर पर प्रिवेंशन और रिस्पांस का काम भी किया जाता है। इसके लिए हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत सर्ट इन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम काम करती है। यह संस्था भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए काम करती है। इसका काम साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकना और उन पर प्रतिक्रिया देना होता है। 15 अप्रैल का दिन हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश का गठन स्वतंत्रता के बाद तकरीबन 30 रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। आज हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर हम जानेंगे इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें। भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चीन से साझा करता है। भौगोलिक तौर पर हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है। आप जानते हैं कि एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में है। चिचम ब्रिज के नाम से मशहूर ये ब्रिज हिमालय के दो गांवों को जोड़ता है। 13,596 फीट की ऊंचाई पर बना यह ब्रिज चिचम और किब्बर नाम के गांवों को लिंक करता है। चिचम गांव के नाम पर ही इस ब्रिज का नाम रखा गया है। पहला हेरिटेज विलेज प्रागपुर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। साल 1997 में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसे हेरिटेज विलेज का दर्जा दिया था। बताते हैं कि प्रागपुर गांव की स्थापना जासवन रॉयल फैमिली ने 16वीं शताब्दी में प्रिंसेस पराग देई के नाम पर ही की थी। इस गांव में कई सारी बिल्डिंग्स यूरोपियन स्टाइल में बनी हैं। प्रागपुर लोगों को पुराने यूरोपियन विलेज की याद दिलाता है। अगली बार आप जब भी हिमाचल प्रदेश की ट्रिप करेंगे तो बकेट लिस्ट में प्रागपुर को शामिल करना मत भूलिएगा। आप जानते हैं क्रिकेट का ओरिजिन जरूर इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश में ही है। इसे चायल क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जानते हैं। यह क्रिकेट का मैदान समुद्र से तकरीबन 8,018 फीट की ऊंचाई पर है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सोलन को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सोलन अपनी मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ICAR
डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च हिमाचल के सोलन में ही स्थित है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब साल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? किन्नौर सुपारी, मेवात आम, कोरोमंडल सोयाबीन। उपर्युक्त में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1, 2 और 3 या फिर कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी। बीते 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई गई। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य प्रांत के महू छावनी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, महार जाति में हुआ था। बी.आर. अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। वे एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। बचपन में जातिगत व्यवस्था के चलते भेदभाव का सामना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर के साथ कई तरह के रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं। वे विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। आप जानते हैं कि भारत के केंद्रीय बैंक का गठन डॉक्टर अंबेडकर के आइडिएशन पर ही किया गया है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर हुआ था। यह कमीशन भारत रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था। बताते हैं कि इस कमीशन की सिफारिशें डॉक्टर अंबेडकर के आइडिया पर बेस्ड थीं। उन्होंने जीवन भर दलित और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी। हिंदू धर्म में मौजूद अस्पृश्यता के सिद्धांत से व्यथित होकर अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को हुआ था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर हुआ था। इस दौरान हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सार्वजनिक तालाब चावदार में पानी पिया। साल 1920 में उन्होंने मूक नायक अखबार निकाला। उनकी कुछ प्रमुख किताबों में बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्म, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स शामिल हैं। इन किताबों के अलावा उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीजा के नाम से लिखी। उन्होंने 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसमें वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने के विचार को हटा दिया गया था। उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की थी। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम किस देश के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा हैं? ईरान, इजराइल, यूएसए या फिर रूस? अगला प्रश्न है, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को, सोलन को, शिमला को या फिर मंडी को? आइए देखिए पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ट्रिपेस्का पावर प्लांट किस देश में स्थित है? रूस, यूक्रेन, फिलीपींस या फिर जापान? सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए खबरों की शुरुआत करें। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई आपकी नींद में दखल दे दे तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं? जी हां, राइट टू स्लीप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिला एक फंडामेंटल राइट है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। इनमें से स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। इस तरह आर्टिकल 21 हमें राइट टू फ्रीडम के तहत मिला है। अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। यह अधिकार इतना जरूरी है कि इसे नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के बाद से अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर साफ किया है कि जीवन का अधिकार केवल जिंदा रहने का अधिकार नहीं देता, बल्कि एक गरिमामय जीवन की गारंटी देता है।
हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर एक अहम बयान दिया है। दरअसल कोर्ट एक सीनियर सिटीजन राम इसरानी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसरानी साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने रात के 10:30 से लेकर सुबह के 3 बजे तक उनका बयान लिया, जबकि वे अपना बयान दर्ज कराने की सहमति दे चुके थे। अब कोर्ट ने उनकी याचिका तो खारिज कर दिया, लेकिन कोर्ट ने ईडी के पूछताछ के तरीके पर जरूर ऐतराज जताया। कोर्ट के मुताबिक सोने या झपकी लेने का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। इससे वंचित करना किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। नींद की कमी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, वो उसकी मानसिक क्षमताओं को भी खराब कर सकती है। कोर्ट के मुताबिक उनके स्टेटमेंट को सुबह जल्दी या अगले दिन बुलाकर रिकॉर्ड किया जा सकता था। इसके लिए उन्हें रात भर जगा कर रखना ठीक नहीं था। कोर्ट ने नींद को लेकर जो कहा वो बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है। दरअसल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के न्यूरो साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च की थी। इसके मुताबिक अगर इंसानों को लंबे वक्त तक पर्याप्त नींद न मिले तो ये हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, मोटापा, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का भी कारण बन सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अपर्याप्त नींद प्रीमेच्योर डेथ के लिए जिम्मेदार है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2020 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या फिर समता का अधिकार? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी समता का अधिकार। कल के न्यूज एट 9 के एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी इजराइल ईरान संकट के बारे में। मैंने कहा था कि ईरान के हमले का भविष्य इस बात पर डिपेंड करेगा कि इजराइल कैसे रिएक्ट करता है। तो आज की खबर यह है कि इजराइल का ईरान के खिलाफ पहला रिएक्शन आ गया है। इजराइल ने ईरान पर डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक अटैक किया है। दरअसल इजराइल के विदेश मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने 32 देशों को पत्र लिखकर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके अलावा इजराइल ने देशों से ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने तय समय पर ईरान को सही जवाब देने की बात की है। साथ ही ईरान के हमले को रोकने और विफल करने के ऑपरेशन को इजरायली सेना ने आधिकारिक नाम आयरन शील्ड दिया है। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए, लेकिन इजराइल ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि उसने 99% ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर दिया था। इस ऑपरेशन को ही आयरन शील्ड नाम दिया गया है। इस घटना के बाद से ही वैश्विक स्तर पर इस पूरे मामले को अलग अलग चश्मों से देखा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स इस घटना की तुलना साल 1956 के स्वेज संकट से कर रहे हैं। गौरतलब है कि स्वेज संकट ने आधिकारिक तौर पर पैक्स ब्रिटानिका की सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया था। देखिए, 1956 के स्वेज संकट में इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं को इजिप्ट से हारकर पीछे लौटना पड़ा था। इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में माइलस्टोन की तरह कंसीडर किया जाता है। इसी तरह ईरान का इजराइल पर हमला दुनिया से यूएसए की सुप्रीमेसी को खत्म करेगा। मतलब ये कि यूएसए एज ए सुपर पावर एक गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबानी शासन वापस आने के बाद जिस तरह से यूएसए की फोर्सेस लौटी थीं, उसने दुनिया में यूएसए के सुपर पावर होने का तमगा तभी छीन लिया था। बहरहाल इस हमले के वास्तविक परिणाम इजराइल के रिटेलिएशन से ही जाहिर होंगे। इधर मानसून के लिहाज से देश के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आधिकारिक तौर पर मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस साल औसत से ज्यादा बारिश के आसार बन रहे हैं। इस साल 106% ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया गया है। ये आंकड़े आईएमडी ने 1951 से लेकर 2023 के बीच के डेटा को एनालाइज करके जारी किया। इस दौरान उन सिचुएशंस को नोटिस किया गया जब भारत में औसत से ज्यादा बारिश हुई हो। ऐसी ही कुछ स्थितियां 2024 में भी बनती दिख रही हैं। इसी आधार पर औसत से ज्यादा बारिश की उम्मीद भी की जा रही है। इन फैक्टर में से एक है अल नीनो की घटना, जो कि मानसून की शुरुआत में ही खत्म हो रही है। वहीं ला नीना डेवलप होने वाली है।
गौरतलब है कि लानीना को मानसून के लिहाज से पॉजिटिव मानते हैं। लानीना के केस में भारत में ज्यादातर बार सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। हम भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली अल नीनो और ला नीना की घटनाओं को समझ लेते हैं। अल नीनो पेरू और इक्वाडोर के तट पर चलने वाली एक गर्म समुद्री जलधारा है। सामान्यतः इस इलाके में ठंडी समुद्री जलधाराएं बहती हैं, लेकिन अल नीनो के कारण समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाता है। यह तापमान सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में इस गर्म जलधारा के उत्पन्न होने से न सिर्फ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट का मौसम प्रभावित होता है, बल्कि इसका विश्वव्यापी प्रभाव भी पड़ता है। अल नीनो एक चक्रीय घटना है। इसका मतलब यह है कि यह एक बार होने वाली घटना नहीं है। ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से होते रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो की घटना दक्षिणी दोलन के साथ जुड़ी होती है। दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में उतार चढ़ाव को कहते हैं। जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अल नीनो के कारण तटीय समुद्री जल गर्म हो जाए तो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। मौसम वैज्ञानिक इसी घटना को अल नीनो, दक्षिणी दोलन या एनसो के रूप में परिभाषित करते हैं। आपको बता दें कि अल नीनो का भारत सहित ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के स्थानीय मौसम पर प्रभाव पड़ता है। यह समुद्र के तापमान, समुद्र की धाराओं की तीव्रता और गति, तटीय मत्स्य पालन की स्थिति को भी प्रभावित करता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में अल नीनो के कारण बाढ़ आ जाती है, जबकि कुछ हिस्सों में गर्मी बढ़ जाती है और जंगल में आग भी लग जाती है। भारतीय मानसून पर भी अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। अल नीनो के मजबूत होने से भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है और भारत में कम बारिश होती है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं ला नीना अल नीनो से उल्टा प्रभाव देने वाली स्थिति है। इसमें प्रशांत महासागर की सतह का तापमान कम हो जाता है। यह स्थिति भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश के लिए जिम्मेदार है। आप जानते हैं बारिश का इकोनॉमी के साथ सीधा संबंध है, मतलब बारिश अर्थव्यवस्था के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। देखिए, अच्छी बारिश भारत में खेती किसानी के लिहाज से जरूरी है। भारत में आज भी कृषि की पैदावार बारिश के भरोसे है। कृषि का योगदान भारत की जीडीपी में 18% के आसपास है। अच्छी बारिश पैदावार को बढ़ाएगी तो इस सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ेगा। कृषि की पैदावार अच्छी होगी तो महंगाई घटेगी। महंगाई कम होगी तो फायदा किसे होगा? आपको और हमें। तो है ना देश के लिए अच्छी खबर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा में एक नए ब्लैक होल की पहचान की है। यह ब्लैक होल पृथ्वी से तकरीबन 2000 प्रकाश वर्ष दूर अक्विला तारामंडल में मौजूद है। आकार में यह ब्लैक होल हमारे सूर्य से 33 गुना बड़ा है। इस ब्लैक होल का पता गैया स्पेस ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल करके लगाया गया है। इसे GAIA-BS3 नाम दिया गया है। इस ब्लैक होल की खोज को लैंडमार्क माना जा रहा है। दरअसल पहली बार पृथ्वी के इतने नजदीक इतना बड़ा ब्लैक होल खोजा गया। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरा ब्लैक होल है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ब्लैक होल गैया BH1 है। आपको बता दें, ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा पिंड है जो किसी भी तरह के रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता, यहां तक कि प्रकाश किरणों को भी बाहर नहीं निकलने देता। इसकी वजह होती है अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र। इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वीय प्रभाव से बच नहीं सकती। आपको पता है, भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सौर्यिक द्रव्यमान की एक लिमिट दी थी, जिसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। उनके मुताबिक 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान से ऊपर वाले तारे ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में गरिमामय जीवन का अधिकार समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर समता का अधिकार। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ऑपरेशन आयरन शील्ड संबंधित है ईरान द्वारा इजराइल पर हमला, इजराइल द्वारा ईरान के हमले को काउंटर करने वाला मिशन, रूस द्वारा यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना पर हमला या फिर चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में तैयार की गई रणनीति। आइए अब जल्दी से देखें कल के बुलेटिन में क्या मैंने प्रश्न पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम किस देश के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा हैं? ईरान, इजराइल, यूएसए या फिर रूस। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी इजराइल। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बेंगलुरु, सोलन, शिमला या फिर मंडी। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सोलन।
आइए अब खबर शुरू करें। 19 अप्रैल से भारत में आम चुनाव शुरू होने वाले हैं। 19 अप्रैल से शुरू होकर वोटिंग 1 जून तक चलेगी और वोटों की गणना होगी 4 जून को। चुनावी माहौल इतना तेज है कि हर तरफ बस चुनावों की चर्चा है। कौन किस सीट से चुनाव लड़ रहा है या कौन सी पार्टी इस बार सीट निकाल रही है, ये चर्चाएं चाय की दुकानों से लेकर मीडिया हाउसेस तक होती रही हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे 17 अप्रैल की। ये दिन भारत में पहली लोकसभा के गठन के लिए जाना जाता है। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले पहले आम चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा गठित हुई थी। पहली लोकसभा के चुनाव भारत में बहुत खास थे। लोग अपनी सरकार का चुनाव खुद वोट डालकर कर रहे थे। आज हमारे लिए चुनाव बहुत आम बात है, लेकिन उस वक्त के लोग ये भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि वे अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। नए गठित चुनाव आयोग और चुनावी दलों को लोगों से वोट करवाने के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ी थी। पहले आम चुनाव के दौरान एक चुनौती थी कि लोग अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कैसे पहचानेंगे। दरअसल 1951-52 के दौरान भारत की 85% जनसंख्या अशिक्षित थी। केवल 15% लोग ही लिखना पढ़ना जानते थे। इसके लिए भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने एक तरीका निकाला। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए नाम के साथ प्रतीक चिन्ह प्रिंट किए। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई थी वोटर्स लिस्ट तैयार करने की। उस वक्त चुनाव आयोग के अधिकारी गांव-गांव जाते थे, वहां डेटा कलेक्ट करते थे। इसके लिए जब वे महिलाओं से नाम, उम्र, ये सब सवाल पूछते तो वे अजनबियों को यह जानकारी देने से इनकार कर देती थी। यहां तक कि कुछ महिलाएं तो खुद को फलां की बेटी, फलां की पत्नी, फलां की मां बताती थी, खुद का नाम बताने से इनकार कर देती थी। इसके चलते चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से तकरीबन 28 लाख के करीब नाम बाहर करने पड़े। पहली लोकसभा के चुनाव में पर वोटर खर्चा आया था 60 पैसे, जो कि 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में 72 रुपए पर वोटर था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी को 489 में से 364 सीटें हासिल हुई थीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। पहली लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर थे। वहीं पहली लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद अनंत शयनम अयंगर को हासिल हुआ था। लोकसभा नाम से ही जाहिर है जनता की सभा या जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए प्रतिनिधियों की सभा होती है। इसे लोकप्रिय सदन या पॉपुलर चैम्बर के तौर पर भी जाना जाता है। दरअसल एडल्ट सफरेज के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों से बनी इस सभा के कारण लोगों में इसकी पहचान लोकप्रिय सदन के तौर पर हुई है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तय की गई है। इसमें 530 सदस्य राज्यों से, वहीं 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से होते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने से पहले तक 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी चुने जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वोट देने की एज को 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था। लोकसभा अधिकतम 5 सालों के लिए चुनी जाती है। आमतौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 साल के लिए होती है। हालांकि इसे 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा 2 स्थितियों में होता है। पहला, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को डिसॉल्व करने की सलाह दे। दूसरा, यदि कोई दल या कोलिशन गवर्नमेंट न बना सके। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह किसी भी स्थिति में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से ज्यादा नहीं हो सकता। हाल ही में ग्रीस के एथेंस में 9वीं आवर ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की पहल साल 2014 में अमेरिका की तरफ से की गई थी। इसका मकसद उस समय था ग्लोबल ओशन गवर्नेंस में मौजूद गैप को कम करना। लेकिन फिर आया 2015 का साल 2015 में यूएन ने एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जारी किए थे। एसडीजी कुल 17 टारगेट्स हैं जिन्हें साल 2030 तक पूरा किया जाना है। इन्हीं टारगेट्स में से एक है टारगेट 14, जो कि लाइफ बिलो द वाटर यानी महासागरों से जुड़ा है। इस टारगेट ने आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस के मोटिव को नई पहचान दी और ये कॉन्फ्रेंस महासागरों की सुरक्षा के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र, एनजीओ आदि के लिए फोरम के तौर पर काम करती है। आइए वापस खबर पर लौटें। हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस ग्रीस में आयोजित हुई उसमें ग्रीस ने 2 नए मरीन पार्क की स्थापना की घोषणा की है। ये मरीन पार्क आयोनियन और एजियन सी में स्थापित किए जाएंगे। इससे ग्रीस का तकरीबन 30% वाटर एरिया संरक्षित क्षेत्र में आ जाएगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस पर ग्रीस के पड़ोसी देश तुर्की और कई पर्यावरणीय संस्थाएं जैसे ग्रीन पीस को दिक्कत है। ग्रीन पीस का कहना है कि ये तो दिखावा है, दोगलापन है।
ग्रीस एनर्जी एक्सप्लोरेशन के नाम पर मरीन डायवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। वहीं तुर्की की नाराजगी एजियन सी में बनने वाले मरीन पार्क से है। तुर्की का कहना है कि ग्रीस पर्यावरण के नाम पर अपने जियोपॉलिटिकल हितों को साध रहा है। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि एजियन सी में तुर्की की भी तटरेखा लगती है। तो तुर्की की समस्या मरीन पार्क नहीं बल्कि एजियन सी में ग्रीस की बढ़त है। तुर्की और ग्रीस के बीच एजियन सी में टेरिटोरियल क्लेम्स को लेकर कई बार फेस ऑफ हुआ है। पिछले 50 सालों में 3 बार तो युद्ध जैसी स्थिति भी बनी। ग्रीस ने इस मामले में साफ किया है कि वे अपने मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में इजाफा कर रहे हैं। इससे इस क्षेत्र में इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस को रोका जा सकेगा। ग्रीस के नए मरीन पार्क्स को लेकर दावे कितने सही हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन लंबे वक्त से पर्यावरण के जानकार भूमध्य सागर में स्थित हेलेनिक ट्रेंच में ऊर्जा और खनिजों के खनन के लिए ग्रीस की सहमति पर सवाल उठाते रहे हैं। हेलेनिक ट्रेंच भूमध्य सागर में स्थित एक ऐसा एरिया है जो कई सारे मरीन मैमल और स्पर्म वेल के लिए जरूरी आवास है। ग्रीस यूरोप का दक्षिणतम देश है। इसका आधिकारिक नाम हेलेनिक रिपब्लिक ही है। ग्रीस के पूर्व में एजियन सी, पश्चिम में आयोनियन सी और दक्षिण में भूमध्य सागर है। ये देश अपनी स्थलीय सीमा अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की और नॉर्थ मकदूनिया से साझा करता है। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने एनर्जी इमरजेंसी घोषित की है। वजह है एल नीनो के चलते इस क्षेत्र में पड़ा हुआ सूखा। इसके चलते पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी इक्वाडोर को बिजली सप्लाई करना रोक दिया है। कोलंबिया और इक्वाडोर दोनों ही अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जल विद्युत पर डिपेंड करते हैं, लेकिन एल नीनो के चलते बारिश कम हुई और बांधों का वाटर लेवल काफी गिर गया। ये वाटर लेवल उन वाटर बॉडीज में ज्यादा कम हुआ है जो बिजली बनाने के लिए जरूरी हैं। कल के न्यूज एट 9 के एपिसोड में हमने आपको भारत के मॉनसून को लेकर आईएमडी के पूर्वानुमानों के बारे में बताया था। इसमें आईएमडी ने इस बार भारत में ज्यादा बारिश के आसार जताए थे। वजह है ला नीना की घटना। ला नीना के केस में ज्यादा बारिश की संभावना होती है, वहीं अल नीनो के केस में कम बारिश और सूखे की स्थिति बनती है। आज इक्वाडोर एक और खबर के चलते भी न्यूज में है। दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इक्वाडोर में अपनी एम्बेसी बंद करने की घोषणा की। वेनेजुएला ने यह एक्शन मैक्सिको के साथ सहयोग जताने के लिए किया है। अब मैक्सिको को इक्वाडोर से क्या समस्या हो रही है? दरअसल इक्वाडोर के अधिकारियों ने इक्वाडोर में स्थित मैक्सिकन एम्बेसी में छापेमारी की थी। यह छापा इक्वाडोर ने अपने पूर्व उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के मकसद से किया था, लेकिन वैश्विक स्तर पर इस घटना की निंदा की गई। देखिए, विदेशी जमीन पर स्थित किसी देश की एम्बेसी को वियना कन्वेंशन के तहत इम्यूनिटी हासिल होती है। दो देशों के बीच चल रहे युद्ध की स्थिति में भी एम्बेसीज की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। एम्बेसी पर हमला देश अपनी संप्रभुता पर हमला मानते हैं। मैक्सिको तो इक्वाडोर की इस हरकत पर इतना झल्लाया हुआ है कि उसने इक्वाडोर को यूएन से अस्थायी तौर पर बाहर करने की मांग की है। साथ ही इक्वाडोर को माफी मांगने के लिए भी कहा है। हमने हालिया ईरान इजराइल के केस में भी देखा था कि इजराइल ने सीरिया में स्थित ईरान की एम्बेसी पर अटैक किया था। ईरान ने इसी हमले को आधार बनाकर इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया। इसके लिए इजराइल को भी क्रिटिसाइज किया गया था। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा इस दिन की थीम इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रखी गई है। इस दिन को मनाने का मकसद इस ब्लड डिसऑर्डर के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। हीमोफीलिया बीमारी के बारे में जानने से पहले हम ब्लड डिसऑर्डर क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ब्लड डिसऑर्डर से मतलब है उन समस्याओं से जिनमें ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का नहीं जमता। इनमें सिम्टम्स क्या होते हैं? चोट लगने के बाद, सर्जरी के बाद या पीरियड के बाद लंबे वक्त तक ब्लीडिंग होती रहती है। कई बार ब्लीडिंग का रीजन भी पता नहीं होता। हमारी बॉडी में कुछ प्लेटलेट्स या प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। हमारी बॉडी 13 तरह के क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करती है। अगर इन क्लॉटिंग फैक्टर्स में कोई इशू आ जाए तो क्लॉटिंग तो होती है लेकिन इम्प्रॉपर होती है, ठीक तरीके से नहीं होती। इसे भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर ही मानते हैं। हीमोफीलिया भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर का ही एक प्रकार है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें ब्लड में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के चलते चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जमता। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हल्की सी चोट लगने पर भी खून नहीं रुकता। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति में क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 की कमी होती है। हीमोफीलिया के 2 प्रकार हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से, तो हीमोफीलिया बी क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है। हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया कहते हैं और हीमोफीलिया बी को
क्रिसमस डिजीज के नाम से जानते हैं। हीमोफीलिया एक रेयर ब्लड डिजीज है। देखें अगर तो हर 10,000 में एक व्यक्ति हीमोफीलिया के साथ पैदा होता है। वर्तमान में इसके इलाज का एक ही तरीका है, जिसमें मरीज के शरीर में कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड फैक्टर्स इंसर्ट किए जाते हैं, जिन्हें कंसंट्रेट्स कहते हैं। ब्लड लॉस को रोकने के लिए मरीजों को ये फैक्टर्स रोजाना इंसर्ट करने को कहा जाता है। ये रोग आमतौर पर पुरुषों में पाया जाता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हेलिनक ट्रेंच कहां स्थित है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या फिर अरब सागर? दूसरा सवाल है, इक्वाडोर स्थित है दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तर अमेरिका या फिर एशिया? आइए अब जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित हमने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में गरिमामय जीवन का अधिकार समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या फिर समता का अधिकार? सही जवाब है विकल्प बी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, खबरों में रहा ऑपरेशन आयरन शील्ड संबंधित है ईरान द्वारा इजराइल पर हमले से, इजराइल द्वारा ईरान के हमले को काउंटर करने वाले मिशन से, रूस द्वारा यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना पर हमले से या फिर चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में तैयार की गई रणनीति से? सही जवाब है विकल्प बी, यानी इजराइल द्वारा ईरान के हमले को काउंटर करने वाले मिशन से। आइए खबरों की शुरुआत करें। 18 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद सांस्कृतिक विरासत के महत्व और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। साल 2024 के लिए इस दिन की थीम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू द लेंस ऑफ द वेनिस चार्टर रखा गया है। वैश्विक स्तर पर वेनिस चार्टर मॉन्यूमेंट्स के लिहाज से एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये दूसरे विश्व युद्ध के 2 दशक के बाद साल 1964 में आया था। इस चार्टर का क्रक्स है कि ऐतिहासिक धरोहरों को हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर स्थायी रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। इस दिन को मनाने के प्रस्ताव को आईकोमॉस यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा साल 1982 में दिया गया था। इसे यूनेस्को ने अप्रूव किया था। आईकोमॉस सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है। भारत यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत ने साल 1977 में इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था। आपको बता दें कि भारत से 42 विरासत स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। इनमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिक्स्ड की कैटेगरी में है। एक बार भारत में स्थित इन विश्व विरासत स्थलों के लिस्ट को भी समझते हैं। साल 1983 में आगरा का किला, ताजमहल और अजंता की गुफाओं को शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। साल 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारकों को शामिल किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है, वहीं महाबलीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में है। साल 1985 में असम के काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क को राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क के साथ शामिल किया गया था। साल 1986 में खजुराहो, हम्पी के स्मारक समूह, गोवा के चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स और फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया। खजुराहो मध्य प्रदेश में और हम्पी कर्नाटक में स्थित है। साल 1987 में पट्टक दल के स्मारक समूह, सुंदरबन नेशनल पार्क, एलिफेंटा केव्स और ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स को शामिल किया गया। पट्टक दल के स्मारक समूह कर्नाटक में स्थित हैं। चोल मंदिर समूह में तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगई कोण चोलपुरम मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वरम मंदिर शामिल है। साल 1988 में उत्तराखंड के नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क को शामिल किया गया। साल 1989 में मध्य प्रदेश स्थित सांची के बौद्ध स्तूपों को इस सूची में शामिल किया गया। 1993 में दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार के स्मारक समूहों को शामिल किया गया। गौरतलब है कि भारतीय पर्वतीय रेलवे अलग अलग राज्यों में स्थित है। साल 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को इस सूची में शामिल किया गया। 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे को और 2008 में कालका शिमला रेलवे को इस सूची में जगह दी गई। साल 2002 में बोधगया स्थित महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स को भी जगह मिली। 2003 में मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफाओं को सूची में शामिल किया गया। 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क को इस सूची में जगह मिली। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में स्थित है। साल 2007 में दिल्ली स्थित रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स को भी इसमें जगह मिली। 2010 में जयपुर स्थित जंतर मंतर को शामिल किया गया और 2012 में पश्चिमी घाट को इस सूची में शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला है।
2013 में राजस्थान के हिल फोर्ट्स को इस सूची में जगह मिली। इनमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर शामिल हैं। 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और रानी की वाव को इस सूची में शामिल किया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है और रानी की वाव गुजरात में स्थित है। 2016 में नालंदा महाविहार, कंचनजंगा नेशनल पार्क और द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर को इस सूची में शामिल किया गया था। कंचनजंगा नेशनल पार्क को मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल किया गया था। 2017 में अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर को, वहीं 2018 में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको को इस सूची में जगह दी गई थी। राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर को साल 2019 में जगह मिली। 2021 में हड़प्पाई शहर धौलावीरा और तेलंगाना स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को इस सूची में शामिल किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बीते साल 2023 में भारत से पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल मंदिर समूहों को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इनमें बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुर में स्थित होयसल मंदिर शामिल है। इन मंदिरों में मंदिर निर्माण की विशेष स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है। मंदिरों का निर्माण तारे की डिजाइन में किया जाता है। साथ ही इन्हें एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है जिसे जगती कहा जाता है। मंदिरों के निर्माण के लिए क्लोरिटिक सिस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे सोप स्टोन भी कहा जाता है। बेलूर में स्थित चेन्ना केशव मंदिर यागची नदी के किनारे है। इस मंदिर को होयसल राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था। मंदिर को चोलों पर विजय प्राप्ति के मौके पर बनवाया गया था, इसलिए इसे विजय नारायण मंदिर भी कहते हैं। वैष्णव मंदिर होने के बावजूद इसकी दीवारों पर शैव, शक्ति, जैन और बौद्ध धर्म की तस्वीरें उकेरी गई हैं। हलेबीडु स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल राजाओं द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा शिव मंदिर है। मंदिर के सामने एक नंदी मंटप बनाया गया है जिसमें नंदी की विशाल प्रतिमा है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं, संतों, जानवरों, पक्षियों और होयसल राजाओं के जीवन के चित्र उकेरे गए हैं। हलेबीडु को पहले द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था। सोमनाथपुर के केशव मंदिर को नरसिंह तृतीय के काल में उनके जनरल दंडनायक सोमनाथ के द्वारा बनवाया गया था। चलिए आगे बढ़ें। आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिनका बिहेव लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस के साथ बदलते रहता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये रवैया कुछ कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ भी अपना सकती हैं? हाल ही में नेस्ले कंपनी को ऐसा ही भेदभाव करते हुए पाया गया। देखिए, नेस्ले एक मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। इस कंपनी के उत्पाद दुनिया के अधिकांश देशों में बिकते हैं। तो जब ये कंपनी भेदभाव करेगी तो तुलना देशों के बीच होगी। नेस्ले के इस भेदभाव का पर्दाफाश किया है एक स्विट्जरलैंड की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पब्लिक आई ने। पब्लिक आई ने नेस्ले द्वारा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में बेचे जा रहे बेबी फूड प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग की थी। इस टेस्टिंग से पता चला कि नेस्ले ग्लोबल साउथ के देशों में बेचे जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स में शहद और शक्कर मिलाती है, जबकि यूरोप के देशों में उत्पादों में एडेड शुगर नहीं है या न के बराबर है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बेबी फूड्स में शक्कर बच्चों में मोटापा और कई अन्य बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। नेस्ले के मामले को आगे समझने से पहले आप ग्लोबल साउथ का मतलब समझ लीजिए। ग्लोबल साउथ में आमतौर पर वे देश शामिल हैं जिन्हें विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। ये देश आमतौर पर दुनिया के सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ये देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। इन देशों में गरीबी, आय में ज्यादा असमानता, कम जीवन प्रत्याशा और जीवन की कठिन परिस्थितियां मौजूद हैं। वहीं ग्लोबल नॉर्थ से मतलब है अमीर और विकसित देशों से। ये देश आमतौर पर नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। ये देश उत्तर अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया से ताल्लुक रखते हैं। अब आइए वापस खबर पर लौटते हैं। पब्लिक आई ने नेस्ले के कई उत्पादों में इस तरह के भेदभाव को पाया और बताया। हम सेरेलैक, जो कि नेस्ले द्वारा बेचा जाने वाला बेबी फूड है, उस पर बात कर लेते हैं। जो सेरेलैक भारत में बेचा जा रहा है उसकी हर सर्विंग में 2.7 ग्राम एडेड शुगर है, जबकि स्विट्जरलैंड में बेचे जा रहे सेरेलैक में कोई एडेड शुगर नहीं है। ब्राजील में यह आंकड़ा 4 ग्राम है और नाइजीरिया में तो 6 ग्राम है। आप जानते हैं नेस्ले ऐसा क्यों कर पा रही है? यूरोपियन रीजन के लिए WHO की साफ गाइडलाइंस हैं कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों को खाने में किसी भी तरह के शुगर या स्वीटनिंग एजेंट नहीं होंगे। साथ ही यूरोप के देश अपने लेवल पर भी सख्त कानून लागू करते हैं। वहीं दुनिया के अन्य क्षेत्रों के लिए ऐसी कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, न ही ये देश अपने लेवल पर कोई टफ रूल फॉलो करते हैं। नेस्ले इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठा रही है। लेकिन क्या बेबी फूड्स के मामले में किसी कंपनी को ये रवैया अपनाना चाहिए?
अगर किसी देश में कठोर मानक नहीं है तो क्या नेस्ले को भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ताक पर रख देना चाहिए? क्या बिजनेस में एथिकल मोरालिटी के लिए कोई जगह नहीं है? इन सवालों के जवाब नेस्ले द्वारा इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पर जवाब देने के बाद ही पता चलेंगे। इक्कीस से 22 अप्रैल के बीच टेस्ला के मालिक एलोन मस्क भारत आने वाले हैं। यात्रा के दौरान उनकी कई भारतीय स्पेस कंपनी से मुलाकात की संभावना है। साथ ही एलोन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट वो फाइनलाइजेशन के फेज में है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट है। उनकी यात्रा से भारत के स्पेस सेक्टर में निवेश की उम्मीद की जा रही है। इसके मद्देनजर सरकार ने स्पेस सेक्टर के लिए FDI पॉलिसी में किए गए संशोधनों को नोटिफाई कर दिया है। इन संशोधनों को कैबिनेट की मंजूरी साल की शुरुआत में ही मिल गई थी। इन संशोधनों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2024 नाम दिया गया है। देखिए, इन संशोधनों का मकसद है भारतीय स्पेस सेक्टर में निवेश को आकर्षित करना। नए नियमों में क्या प्रावधान किए गए हैं, ये जानने से पहले भारत में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सिस्टम समझ लेते हैं। देश में FDI के लिए दो रूट होते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट है और एक गवर्नमेंट रूट है। यदि किसी क्षेत्र में FDI ऑटोमेटिक रूट के तहत अलाउड है तो निवेश से पहले किसी भी तरह के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। इसमें निवेश के 30 दिनों के भीतर RBI को सूचना देनी होती है। वहीं गवर्नमेंट रूट में जिस क्षेत्र में विदेशी निवेश किया जा रहा है वहां की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। इन संशोधनों के जरिए सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट में ऑटोमेटिक रूट से 74% FDI को अलाउ किया गया है। इनमें 74% के ऊपर FDI गवर्नमेंट रूट के जरिए आएगी। ऐसे ही लॉन्च व्हीकल और उससे जुड़े सिस्टम्स, लॉन्चिंग के लिए स्पेस पोर्ट की स्थापना में 49% FDI ऑटोमेटिक रूट से, वहीं 49% के ऊपर के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100% FDI की परमिशन ऑटोमेटिक रूट से दी गई है। नए नियम 16 अप्रैल 2024 से लागू कर दिए गए हैं। ये तो वर्तमान स्थिति की बात हुई। इससे पहले भारत में स्पेस सेक्टर में FDI की क्या स्थिति थी? इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ सैटेलाइट में FDI गवर्नमेंट रूट के तहत ही अलाउ थी। देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव कल से शुरू होने वाले हैं। चुनाव में सबसे जरूरी बात क्या होती है? लोग वोट करें, मतदान की प्रक्रिया में शामिल तो हों। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र के वोटर्स ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में वोट कम करते हैं। इसे अर्बन अपैथी कहते हैं, यानी शहरी उदासीनता। 2019 के लोकसभा चुनावों में कई राज्यों में शहरी वोटर्स की भागीदारी कम देखी गई है। लंबे वक्त से चुनाव आयोग अर्बन अपैथी के कारणों को जानने की कोशिश करता रहा है। शहरी वोटर्स के वोट न देने के कई कारण हैं, जैसे उन्हें लगता है कि लंबी लाइन में लगना होगा। आलस भी एक रीजन है, कौन जाए, कौन लंबी लाइन में लगे। और कई वोटर्स तो चुनाव की प्रक्रिया को महत्व ही नहीं देते। इसके उलट गांवों में लोग अपनी हर मुसीबत का हल सरकार को मानते हैं। वे वोट देके अपनी समस्याओं का हल ढूंढते हैं। 18वीं लोकसभा के चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने कॉन्फ्रेंस ऑन लो वोटर टर्नआउट भी आयोजित की थी। इसमें चुनाव आयोग ने शहरी और गांवों के वोटर्स के लिए अलग अलग रणनीति बनाने की बात कही थी। इससे वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके। इसके लिए कई तरह के उपाय, मसलन लोगों में जागरूकता फैलाना, पोलिंग बूथ्स पर पार्किंग, लंबी लाइन का मैनेजमेंट इत्यादि करने की बात की गई है। देखिए, चुनाव आयोजित कराने में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रशासनिक अधिकारी, पोलिंग बूथ ऑफिसर्स, EVM जैसी व्यवस्था के लिए पूरी मशीनरी को मेहनत और काम करना पड़ता है। लेकिन अगर लोग वोट डालने ही न जाएं तो इस पूरी व्यवस्था का क्या मतलब निकलेगा? आप जानते हैं कि वोट देने का अधिकार हमें संविधान देता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 326 के तहत हमें वोटिंग राइट मुहैया कराता है। इस तरह राइट टू वोट एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 18 साल से ऊपर के सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार देता है। आपको बता दें कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 की गई थी। आप जानते हैं, जब हमारे संविधान निर्माता एडल्ट सफरेज यानी सार्वभौमिक मताधिकार पर बहस कर रहे थे
तो कई लोगों का मानना था कि वोट डालने के लिए शिक्षा को एक आधार बनाना चाहिए, लेकिन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सभी वयस्कों को बराबर माना। शिक्षा, आर्थिक स्तर या ऐसे किसी भी डिफरेंस को वोट देने के अधिकार में आड़े नहीं आने दिया। अगर आपने वोट देने की एज कंप्लीट कर ली है तो चुनाव में वोट देने जाएं और अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग जरूर करें। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। भारत में राइट टू वोट है एक मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार? अगला प्रश्न है, होयसल मंदिर समूह स्थित हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। हेलिनक ट्रेंच कहां स्थित है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या फिर अरब सागर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी भूमध्य सागर। अगला प्रश्न था, इक्वाडोर स्थित है दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, उत्तर अमेरिका में या फिर एशिया में? और सही जवाब है विकल्प ए यानी दक्षिण अमेरिका। आइए खबरों की शुरुआत करें। यूएनएफपीए ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 जारी कर दी है। रिपोर्ट ने भारत के लिहाज से एक अच्छी खबर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 10 में से 9 महिलाएं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी संस्थागत प्रसव अवेल कर पा रही हैं। साथ ही हर 10 में से 8 महिलाएं अपने स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय ले पा रही हैं। देखिए, एक लंबे वक्त तक भारत में हॉस्पिटल में चाइल्ड डिलीवरी न करवा के घर में ही कुछ जानकार बुजुर्ग महिलाओं द्वारा डिलीवरी कराई जाती थी। इससे लेबर पेन, डिलीवरी और पोस्टमार्टम पीरियड जैसी प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल तरीके से हैंडल नहीं हो पाती थी। इससे महिलाओं की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त या कई बार जन्म के बाद हो जाती थी। ये प्रैक्टिस आज भी भारत के बड़े हिस्सों में फॉलो की जाती है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए काम किया। साथ ही सरकार ने जननी सुरक्षा योजना जैसी इनिशिएटिव्स पर भी काम किया। हालिया रिपोर्ट में भारत में संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ने की जर्नी को रिमार्केबल बताया गया है। इस मामले में भारत ने वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण सेट किया है। आइए जानते हैं भारत में संस्थागत प्रसव बढ़ने से क्या फायदा हुआ है। इससे भारत में एमएमआर यानी मातृत्व मृत्यु अनुपात में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई। साल 2000 से 2020 के बीच एमएमआर में 70% की कमी दर्ज की गई है। साल 2000 में यह आंकड़ा 327 तो 2020 में यह आंकड़ा मात्र 97 दर्ज किया गया। मातृत्व मृत्यु किसी भी क्षेत्र के महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का मापक होती है। WHO के मुताबिक मातृत्व मृत्यु का मतलब है किसी गर्भवती महिला की मौत या प्रसव के 42 दिनों के अंदर या गर्भधारण से जुड़े किसी कारण की वजह से या उसके प्रबंधन की वजह से होने वाली मौत। 1 लाख जीवित जन्म पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या एमएमआर कहलाती है। अभी तक हासिल आंकड़ों के मुताबिक 2020 तक भारत में एमएमआर 97 है। वहीं एसडीजी 3.1 में साल 2030 तक ये आंकड़ा 70 से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। जिस तरह की प्रोग्रेस भारत ने दिखाई है उससे उम्मीद की जा रही है कि भारत बहुत जल्द एसडीजी टारगेट को पूरा कर लेगा। आपको बता दें कि यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी एजेंसी है। इसे 1967 में एक ट्रस्ट फंड के तौर पर स्थापित किया गया था। इसने अपना कामकाज 1969 में शुरू किया। यह 1978 से हर एक साल स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है। इस संस्था की सबसे खास बात यह है कि यह स्वास्थ्य पर एसडीजी 3, शिक्षा पर एसडीजी 4 और लैंगिक समानता पर एसडीजी 5 को हासिल करने के लिए काम करती है। कल के न्यूज एट 9 के एपिसोड में हमने नेस्ले कंपनी द्वारा भारत समेत अन्य विकासशील देश और यूरोप के बच्चों के साथ किए जा रहे भेदभाव पर बातचीत की थी। आज खबर यह है कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी इस पर संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने एफएसएसएआई को पब्लिक आई द्वारा किए गए दावों की जांच करने के लिए कहा है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत आने वाली संस्था सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एफएसएसएआई को इस बारे में पत्र लिखा है। इसमें एफएसएसएआई को सेरेलैक बेबी फूड के कंपोजिशन के बारे में जांच करने के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले में नेस्ले इंडिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया। इसके मुताबिक नेस्ले कोडेक्स स्टैंडर्ड का पूरी तरह से अनुपालन करती है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड हैं जिन्हें WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO द्वारा तैयार किया गया है। अब इसमें हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, नेस्ले के इस मामले में जिस वर्ग के हित प्रभावित हो रहे हैं वो है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता जो नेस्ले का सामान खरीदता है। दूसरा, एफएसएसएआई भारत में फूड रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार संस्था है। इसलिए सीसीपीए ने एफएसएसएआई को जांच करने के लिए कहा है। हम इन दोनों संस्थाओं के बारे में यहां जानेंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
सीसीपीए का गठन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की धारा 10(1) के तहत किया गया है। इसका मकसद अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कस के उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना है। जहां पर भी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन होगा, सीसीपीए के पास सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान या शिकायत मिलने पर जांच करने का अधिकार है। जांच करते वक्त सीसीपीए के अधिकारियों के पास किसी भी परिसर में प्रवेश करने और किसी दस्तावेज या आर्टिकल की खोज करने और उन्हें जब्त करने की शक्तियां भी हासिल हैं। इसके अलावा एफएसएसएआई एक सांविधिक संस्था है। इसका गठन केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुआ है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत गठित किया गया है। इसका मकसद खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना है और साथ ही मानवीय उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को रेगुलेट करना भी इसके कार्यों में शामिल है। हाल ही में एक खबर आ रही है कि इजराइल ने ईरान द्वारा किए गए पहले डायरेक्ट अटैक में जीपीएस स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। जीपीएस स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल करके इजराइल ने ईरान की मिसाइलों को गलत रास्ता दिखा दिया। जीपीएस स्पूफिंग को जीपीएस सिमुलेशन भी बोलते हैं। इसमें फॉल्स जीपीएस सिग्नल ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। इन फॉल्स सिग्नल को रिसीवर सही मान लेते हैं। जैसे मिसाइल के केस में जहां मिसाइल डायरेक्ट की जानी है, वहां गलत सिग्नल रिसीव करने पर मिसाइल उस जगह पर अटैक नहीं कर पाएगी जहां करना चाहिए। देखिए, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूएसए का एक नेविगेशन सिस्टम है। इसमें 24 सैटेलाइट्स काम करते हैं। इनके डेटा का प्रयोग करके एक्यूरेट डायरेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है। अभी ईरान के पास अपना खुद का कोई नेविगेशन सिस्टम है नहीं, तो वो नेविगेशन के लिए, यहां तक कि मिलिट्री नेविगेशन के लिए भी जीपीएस पर ही निर्भर है। बस इसी का फायदा इजराइल ने उठा लिया। आप जानते हैं भारत के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है, जिसे नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन यानी नाविक नाम दिया गया है। इसमें 7 सैटेलाइट का समूह 24/7 काम करता है। बीते 18 अप्रैल को भारत में भूदान आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई। 18 अप्रैल 1951 को शुरू हुए इस आंदोलन को ब्लडलेस मूवमेंट यानी रक्तविहीन क्रांति के तौर पर माना जाता है, जाना जाता है। भूदान से मतलब सीधा सीधा है भूमि का दान। इस आंदोलन को भूमिहीन किसानों की समस्या को हल करने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ यह आंदोलन एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। आंदोलन शुरू होने की कहानी कुछ ऐसे है। दरअसल विनोबा भावे पोचमपल्ली गांव में थे तो कुछ भूमिहीन गांव वाले उनके पास आए और उन्हें अपनी समस्या बताई। विनोबा भावे ने गांव वालों से पूछा कि वे उनके लिए क्या कर सकते हैं। भूमिहीन किसानों ने 80 एकड़ जमीन की मांग की, जिससे वे अपनी आजीविका चला सके। इस पर विनोबा भावे ने गांव के जमींदारों से जमीन दान देने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर एक जमींदार ने 100 एकड़ जमीन दान में दी। इस तरह भूदान आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन के जरिए विनोबा भावे चाहते थे कि भूमि का पुनर्वितरण केवल सरकारी कानूनों से न होकर एक आंदोलन के माध्यम से भी हो। उनकी इसी मंशा के चलते भूदान आंदोलन का जन्म हुआ। यह आंदोलन 13 सालों तक चला। इस दौरान विनोबा भावे ने पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने कई राज्यों में पैदल यात्राएं की और जमींदार तथा भूस्वामियों से मिलकर जरूरत से ज्यादा भूमि को गरीब किसानों में बांटने की गुजारिश की। भूदान आंदोलन में 5 करोड़ एकड़ जमीन दान में हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। 1953 में इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण भी शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोड गांव में हुआ था। वे एक धर्मगुरु के साथ साथ एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के वे पहले सत्याग्रही बने। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। इस समाज का मकसद अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। सामुदायिक नेतृत्व के लिए ही 1958 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मानक, अंतर्राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिरंगा बर्फी को
जीआई टैग मिला यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, भारत में राइट टू वोट है एक मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार? सही जवाब है विकल्प सी, संवैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न है, होयसल मंदिर समूह स्थित हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? सही जवाब है विकल्प ए, कर्नाटक।